नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने से पहले महाराष्ट्र के बलदियाती इंतखाबात न करवाए जाएं, एमएनए सरबराह राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन पर दिया जोर। मुसलमानों से मुतालिक गिरिराज सिंह के हालिया मुतनाज़ बयान पर संजय राउत का शदीद रद्द-ए-अमल। मरकजी वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। नागपुर में खुद रोजगार की फराहमी के मकसद से माजूर अफराद में ई रिक्शा तकसीम। तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने की शिरकत। सारा शब्बीर ने एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने खानदान और इलाके का नाम किया रोशन। अहले खाना ने बेहतर मुस्तकबिल की तमन्ना। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने रियासती इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो वोटर लिस्टों में तस्हीह के बगैर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात न कराए और अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा कि वो रियासत भर में हर घर का दौरा करके राय दहिंदों की जांच करें। ठाकरे ने वोटरों की फहरिस्त में गलतियों को दूर करने के अपोजिशन के मुतालबे पर सवाल उठाने पर हुक्मरान बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ तक कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर अपने दौर के वीडियोस भी दिखाए, जहां इन्होंने उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया कि वो धोखाधड़ी के तरीकों में मुलविस न हों। असं केलं तर कसं येईल ते मतामध्ये? आणि तेच चालू आहे। राज्यांमधले जे स्थानिक पक्ष आहेत त्यांना संपवणे, त्यांना मिटवून टाकणे आणि अशा मतदार याद्या तयार करायच्या, सगळी माणसं घुसवायची। मला तर आता कळलंय, अगदी खात्रीलायकरित्या समजलेली गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आत्ताच्या या होणाऱ्या निवडणुकांना त्यांनी 1 जुलैला यादी बंद करून टाकली। त्याच्या अगोदर काही काम म्हणजे विधानसभेला तर होतेच भरलेले, त्याच्यानंतर जवळपास 96 लाख खोटे मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत भरले। मुंबईमध्ये असेच 8-8.5 लाख, 10 लाख, ठाण्यामध्ये असेच 8-8.5 लाख, पुण्यामध्ये भरलेत, नाशिकमध्ये भरले, प्रत्येक शहर। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने ही एकनाथ शिंदे को इख्तियारात दिए थे। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में शिंदे की हकीकत अवाम के सामने आ जाएगी। बिजलेला फटाका है, लवंगा, उसको क्या मालूम है क्या फटक है। शिवसेना की पावर जो उद्धव ठाकरे ने उनको दिया ना, वो अब तक बज रहा है। नहीं तो कौन एकनाथ शिंदे है, मुझे बताइए। उनको जो पावर मिला है बाला ठाकरे ने नहीं दिया है एकनाथ शिंदे को। उनको पूरा पावर अब तक उद्धव ठाकरे जी ने दिया था, उसके ऊपर उनका फटाका बज रहा है अब तक। जिस दिन मुंबई और ठाणे महानगर पालिका के नतीजे आ जाएंगे, ये ठाणे मुंबई छोड़कर भाग जाएंगे सब लोग। अब देखो क्या होता है। करो ना लड़ाई हमसे, फिर लड़ाई करो। ये पैसे की लड़ाई मत करो, सत्ता की लड़ाई मत करो। आप रियल शिवसेना के गुंडे हो, हाँ मैं गुंडा हूं, तो गुंडे जैसा सामने आकर बात करो, समझा ना। हाँ, तो सत्ता के पीछे छुपकर, पुलिस के पीछे छुपकर मत बात करो, छोड़ दो। बिहार इंतखाबात के दरमियान मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के एक बयान ने सियासी तनाज़े को जन्म दिया है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो गिरिराज सिंह ने अगर किसी को नमक हराम कहा है, उसका मतलब कोई नमक हराम नहीं होता है ना। बात ऐसे, उसने नमक हराम क्यों कहा कि गिरिराज सिंह जी कहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, कि केंद्र के सभी योजनाओं का लाभ मुसलमान उठाते हैं, करेक्ट, और हमको वोट नहीं देते। ये सरासर गलत है। बहुत से ऐसी जगह है जहां मुसलमानों ने 2014 में मोदी को भर भर के वोट दिया है। यूपी में दिया है, बिहार में दिया है। तो आप उनको नमक हराम, आपको वोट नहीं दिया इसलिए आपके नमक हराम है देश के। आपको अधिकार किसने दिया किसी एक जाति को? तो आपको तो
इस देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र में नहीं दिया, लोकसभा में वोट, बंगाल में नहीं दिया है, केरल में नहीं दिया है, जम्मू कश्मीर में नहीं दिया है, कर्नाटक में नहीं दिया है, तो क्या हिंदुओं को भी आप नमक हराम कहेंगे? और इस दौरान मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपने हालिया मुतनाज़ बयान पर सफाई देने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमों में इस्तिफादा कुरंदगान में मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होता है। मैंने कहा, जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? अगर आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तौबा बुर्का उठेगा कि नहीं बुर्का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तौबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुंबई में एक तकरीब से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हमें गैर मुल्कियों के असर रसूख से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए ताकि हम अपनी इल्मी रिवायत तक रसाई हासिल कर सकें, इसकी अहमियत को समझ सकें। अगर बाकी दुनिया ने कुछ तरक्की की है तो हमें उनकी तरक्की के राज को समझना चाहिए और जो अच्छा है उसे कबूल करना चाहिए और जो बेकार है उसे तर्क कर देना चाहिए। तो हमको भी जो हमारा मूल बना है, ज्ञान साधना के लिए एक बुनियाद बनी है बुद्धि की, उसी प्रकार बनी है। कहते हैं कि हम लोग कॉलोनाइज हो गए। शरीर से तो हम भारतीय है, पूर्वजों से तो हम भारतीय है, लेकिन मन और बुद्धि से, चित्त से हम लोग विदेशी बने। सब लोग बने क्योंकि सब उसमें से निकले हैं। अब कोई कम बना, कोई ज्यादा बना, इतना फर्क है। लेकिन उस विदेशी प्रभाव से पूर्णतः विमुक्त होना पड़ेगा, तब हम अपने ज्ञान परंपरा को प्राप्त कर सकेंगे, उसका महत्व जान सकेंगे और इस बीच के कालावधि में लड़खड़ाते हुए क्यों न हो, थोड़ी बहुत अगर प्रगति बाकी दुनिया ने की है तो उनके इस प्रगति के रहस्य को भी समझकर उसका भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जो अच्छा है वो स्वीकार कर सकेंगे, जो बिना काम का है उसको छोड़ सकेंगे। सौभाग्य है कि आज आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं पश्चिम का ज्ञान, वो भी ऐसी जगह कर आ गया है कि वो भी सोच रहा है। जैसे आजकल न्यूरो साइंस कहता है कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों से जो देख रहे हो, आंख, कान, नाक आदि आदि, तो आपको तो वही दिखता है जो आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर बना है। वो दिखता है वैसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब जब देखेंगे तब ऐसा ही दिखेगा। मरकजी वजीर मुरलीधर ने पुणे में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए इत्तेहाद में सब कुछ ठीक चल रहा है। इन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि शायद महागठबंधन को जीतने की सलाहियत पर एतमाद ही नहीं है। देखो, एनडीए अलायंस में तो सब क्लियर हो गया। सभी हमारे अलायंस पार्टी के साथ जो हमें बंटवारा करना था सीट का तो हो गया। सभी हमारे अलायंस पार्टी के नेता संतुष्ट है, सभी एक साथ प्रचार में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि इंडिया अलायंस को अभी उनका बंटवारा नहीं सीटों का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जहां
चुनाव जीत सकते हैं ऐसी जब अपेक्षा होती है तो वहीं पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी लोग ये बंटवारा करते, समन्वय होता है और काम को लगते हैं। शायद इनको ये भरोसा नहीं, इनको ये विश्वास नहीं है कि हम यहाँ जीत सकते हैं। तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलना है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने ये निश्चित कर दिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, फिर एक बार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में वह एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस के पास दूसरा मुद्दा ही नहीं है। जिस मुद्दे का कोई सीरियसनेस नहीं है, जनता ऐसे मुद्दे को उठाती नहीं है, ध्यान भी नहीं देती है। ऐसे मुद्दे कांग्रेस के साथ होते हैं, कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती है। मुझे नहीं लगता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नागपुर में एक सरकारी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले समेत दीगर वज़रा और अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान माजूर अफराद में ई रिक्शा तकसीम किए गए। हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद माजूरीन को खुद रोजगार की फराहमी है। सर्वांना या ठिकाणी वाटप होणार आहे आणि त्यामुळं या कार्यक्रमाला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी वेळ दिल्याबद्दल मी नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आभार मानतो। एकदा आपणही जोरात टाळ्या वाजवून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आभार या ठिकाणी व्यक्त करूया। खरं तर मी व्यासपीठावरच्या सर्व नेत्यांची क्षमा मागतो। यानंतर महायुतीचा एक कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे, त्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही। मी सर्व मान्यवरांची या ठिकाणी क्षमा मागतो की त्यांचे मी नाव घेऊ शकलो नाही। खरं तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मला सूचना दिल्या होत्या की या नागपूर जिल्ह्यातील, नागपूर शहरातील समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणाकरता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ कला एकेडमी में गोवा के वजीर ज़राअत और साबिक सीएम अंजानी रवि नायक की याद में मुनक़िदा तज़ियती मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रवि नायक ने गोवा की तरक्की और गरीबों के हुकूक के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रवि नाइक जी, इनके दुखद निधन पर आयोजित शोक सभा में हम सभी लोग सम्मिलित हुए। गोवा के राजनीतिक सामाजिक परिवेश में रवि जी का कार्य बहुत बड़ा था। गोवा के एक बहुत जाने माने नेता के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। विशेष रूप से गरीबों को जमीनों का हक मिले, इसके लिए जो उन्होंने कार्य किया, इसके लिए उनको बहुजनों का नेता इस प्रकार से लोग मानते थे और भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री के रूप में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में वो कार्य कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनका निधन होना ये गोवा के लिए और बीजेपी परिवार के लिए भी एक बड़ी दुखद घटना रही है। हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। जालना में हैदराबाद गजेट के मुताबिक बंजारा बिरादरी को एसटी जुमरे के तहत रिजर्वेशन देने का मुतालबा करते हुए विजय चौहान नामी शख्स ने एहतजाज का अनोखा तरीका अपनाया। विजय चौहान ने अनशन की इजाज़त न मिलने के बाद एक दरख्त पर चारपाई बांधकर इस पर अपना एहतजाज शुरू कर दिया। इसी दौरान बंजारा बिरादरी ने धमकी दी है कि अगर इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंतखाबात में महायुति को सबक सिखाएंगे। जालना जिला ये आंदोलन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पहले मराठा समाज, उसके बाद ओबीसी समाज और धनगर समाज के बाद अब बंजारा समाज ने भी आमरण उपोषण की तैयारी की है। जालना शहर के अंबर चौपल्ली भाग में एक अजीबोगरीब तरीके से ये आमरण उपोषण की तैयारी हुई है। ये अंबर चौपल्ली भाग के एक झाड़ पे पलंग बांधकर उस पर बैठकर आमरण उपोषण किया जा रहा है। अपन उपोषण करते चौहान से बात करेंगे। क्या आंदोलन किया आपने आज? हमारा जो आंदोलन चालू है पिछले 45 साल से हमारी मांग ये है कि हमको जो एसटी की जो सहूलत है वो लागू होनी चाहिए। हमारी मांग ये की है
ये पिछले 45 साल से हमारे हरित क्रांति के प्रणेता वसंतराव जी नाइक साहब, उसके बाद राम सिंह भानौत जी, उसके बाद हमारे धर्मगुरु डॉक्टर रामराव महाराज काशीनाथ जी नायक, इनके माध्यम से बहुत सारे स्ट्राइक आंदोलन ये महाराष्ट्र के अंदर हुए। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में तकरीबन 55 आंदोलन हुए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये जो सत्ते में जो सरकार बैठे हमारे समाज के जानबूझकर हमको समाज को ये अलग से फेंक रही है। इसलिए हम कल से आंदोलन करने के लिए हम निश्चय किया है। क्या प्रमुख मांगनी है आपकी? हमारी प्रमुख मांगनी है कि हमकी जो आदिवासी सहूलतें हमको लागू होनी चाहिए कि ऑलरेडी हम आदिवासी है। आप देख रहे होंगे कि जो आदिवासी में जो लोकुर आयोग है, तो लोकुर आयोग के जैसे जो निकष लगते हैं, उसमें निकष एक ऐसा है कि उनके 5 निकष उनमें कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हम आदिवासी है, कि हमको मराठी भी भाषा नहीं आती है, हमको हिंदी भाषा भी नहीं आती। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ रहा होंगे कि हमारा समाज जंगल में रहने वाला समाज है। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम क़ज़िया फ़लस्तीन के उन्वान पर एक जलसा आम हैदर गार्डन में मुनक़िद हुआ। जलसे का आगाज़ मुफ्ती इमरान नदवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदर कौंसिल एडवोकेट नसीर फारूकी ने इफ्तिताही कलमात में मसले फ़लस्तीन को उम्मत मुस्लिमा के गैरत का इम्तिहान करार देते हुए इत्तेहाद की अपील की। मुफ्ती अजीज़ ने फ़लस्तीनी अवाम को अहद हाजिर के मुजाहिदीन करार दिया। हाफिज़ मोहम्मद हारून निज़ामी ने नौजवानों को उम्मत की फ़िक्री रहनुमाई के लिए तैयार रहने की तलक़ीन की। सदर कुल जमाती वफाकी महाराष्ट्र वो अमीर वहदत इस्लामी ने फ़लस्तीन के जद्दोजहद को बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की जंग करार देते हुए मिली इत्तेहाद पर जोर दिया। आज मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल नांदेड़ की जानिब से मसले फ़लस्तीन पर एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम लिया गया और जिसमें फ़ाज़िल मुक़र्रिर ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हम ये चाहते हैं कि भारत के नौजवान इस मसले को समझे, इसकी अहमियत को समझे। ये मसला मुल्क का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है, ये हमारा मिल्लत का मसला है। तो इसको नौजवान समझे और इसके लिए बेदार हो, और नौजवान बिलखुसूस ये समझे कि वो किस राह पे उनको चलना चाहिए, किस डगर पे उनको चलना चाहिए। जो कोई नौजवानों को ये कहता है कि आओ हमारे साथ चले, तो उसको परख कर नौजवानों को उसका साथ देना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि क़यामत के दिन एक गुरोह आएगा और कहेगा कि अल्लाह ताला कहेगा कि चलो तुम जहन्नुम में जाओ, तो हमने क्या किया है? तो वो कहेंगे कि तुमने इसका कहाँ माना था और इसने तुमको गुमराह किया। तो हम ये चाहते हैं कि नौजवान जो इस तरह के लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को, उससे वो आगाह हो, अपने आप को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे और हकीकी कामयाबी को समझे। ये ख़ास हम मैसेज देना चाहते हैं। फ़लस्तीन का जो इस वक्त जो सीज़ फायर हुआ है, अल्लाह करे कि सीज़ फायर कामयाब हो। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन मॉरली और पॉलिटिकली वो लोग जीत गए हैं और इसराइल ये जंग हार गया है। इसलिए कि इसराइल ना हमास को ख़त्म कर सका, ना गज़ा पे वो टिके रहेगा अभी, और ना वो जंग के ज़रिए से उसने क़ैदी हासिल किया। सीज़ फायर के बाद ही उसको क़ैदी मिला, तो उसका तीनों जो ऑब्जेक्टिव थे वो फेल हो गए। इसका मतलब इसराइल हार गया है जंग, और सारी दुनिया ने फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम करते हुए यूएनओ ने उसको तस्लीम करके उसको एक परमानेंट सीट देनी चाहिए। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन की पॉलिसी में जो पहले से चली आ रही है, हम कहते हैं कि उसी पे वो क़ायम रहे और शफाफियत के साथ रहे। कि पॉलिसी तो ये है, देखिए इस मामले में उन्होंने इसराइल को कहीं कंडम नहीं किया है। इसराइल को कंडम करना चाहिए, जिस तरह से 68,000 लोगों की जो है मौत हुई है, तो कंडम करना चाहिए। बल्कि ज़्यादातर लोगों ने, यहाँ पे तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ख़त लिखकर वज़ीर आज़म से कहा कि फ़लस्तीन में लोगों को मारने के लिए कम से कम हथियार न भिजाएं हम लोग। यानी इसका मतलब ये है कि भारत हथियार भिजा रहा था वहाँ पर। तो ये पॉलिसी जो है, एक तरफ आप सपोर्ट भी करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह इसराइल को मदद भी करते हैं, तो ये ड्यूअल पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है आवाम को भी उठना चाहिए और हुकूमत ने भी उसको करेक्ट करना चाहिए। सारा शब्बीर ने एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने ख़ानदान और इलाके का नाम रोशन किया है। मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इवेंट में सारा शब्बीर ने फाइनल में श्रीलंकाई खिलाड़ी को 1 पॉइंट से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
सारा के मजबूत दिफा ने इसकी जीत में कलीदी किरदार अदा किया। सारा के अहले खाना और इलाके के लोग इस कामयाबी पर खुश हैं और इसके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा शब्बीर रखू है। मैंने एशिया कप जीती हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलना चाहूँगी तो मेरा मैच था टफ, बहुत टफ था। मेरे हर मैच में बैक टू बैक मेरे को बहुत पंचेस किक्स मिली है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेल लिया और ये मुकाम तक मैं यहाँ पे हासिल हुई। और मैं बोलना चाहूँ तो मेरे घर वाले बहुत प्राउड है, मेरे कोचेस बहुत प्राउड है, मेरे एरिया वाले बहुत प्राउड है। स्पेशली क्रेडिट्स जाता है मेरे पेरेंट्स को एंड मेरे कोचेस को, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं जो आगे मैच करूँ मैं इंडिया की तरफ से करूँ, इंडिया का नाम बढ़ाए। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ वंस अगेन। एशिया कप में भी पूरा क्रेडिट के लाइक इंडिया की लड़की थी, इंडिया से खेली हूँ एंड ऑल। मेरी बेटी जो सारा शब्बीर रक्कू ने एशिया कप जीता है वो एक इंडिया के लिए जीता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी सारा ने एशिया कप जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है। और आगे जो हमारी तमन्ना है कि इंडिया के लिए खेले, कॉमनवेल्थ गेम खेले, एशियन चैम्पियनशिप जीते और अपना वर्ल्ड कप जीते। मेरी सारा इंडिया के लिए खेले, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो एशिया कप हुआ था स्पेशली जो है ये कराटे एशिया कप में कई टीमें आई थी खेलने के लिए, अलग अलग कंट्री से खेलने के लिए आई थी। और हमारी जो स्टूडेंट है अक्कू सारा, ये पिछले 1 साल से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है लेके। और जब बाहर की टीमें आई तो हम बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं देखने के, खिलाने के लिए, ताकि ये बच्चे जब इंटरनेशनल पे भी जाए तो उनका वो डर ख़त्म हो जाए। ये बच्चों की शुरुआत जर्नी है अभी, लेकिन मैंने तो उतना मुझे देखने का मौका नहीं मिला फाइट्स इसका, क्योंकि हम दूसरे शेड्यूल में भी बिजी थे उस टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन बाद में जब अक्कू सारे की फ़ाइट देखा तो उसके सामने जो श्रीलंका की कंटेस्टेंट थी, बहुत ज़बरदस्त गेम इसने खेला। मुझे ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये मेरी स्टूडेंट्स खेल रही है, इंटरनेशनल वालों को आज इतना खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर रही है। और इसका डिफेंस वाकई बहुत ज़बरदस्त इसका डिफेंस था। अगर वो शायद इसके बाद डिफेंस की कमी। लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई में नाबालिग लड़कियों को शराब परोसने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस वाक़े के बाद 2 नौजवान लड़कियों की तबीयत ख़राब होने पर इन्हें कोपर अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये इल्ज़ाम है कि बार के अमले ने इनकी उम्र या शनाख्त की तस्दीक किए बगैर इन्हें शराब पेश की। शराब पीने की कुछ ही देर के बाद दोनों लड़कियां बीमार हो गए, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बार इंतज़ामिया और अमले की गफलत पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लोकल शाखा प्रमुख है, मेरे शाखा समन्वयक मेरे साथ में है, हमारे पवन भाई है जो यहाँ के सोशल वर्कर है। कॉल आया था कि 2 लेडीज़ है जो अंडर 18 है और उन्होंने कुछ अल्कोहल लिया है और उनकी वजह से उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग कुफर में लेके आ जाओ, अगर कुछ रहे तो। मैं बोलने से पहले ही वो लोग वहाँ से निकले थे ऑलरेडी और कुफर में लेके आए। मैं आया तभी देखा मैंने कि कुफर में उन लोग की हालत थोड़ी सी ख़राब है। एक लड़की जो एकदम मेरे ख्याल से 15 से 18 साल के बीच की है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हुई। उसकी वजह से हम लोग ने डॉक्टर को पूछा, उनसे थोड़ा आंसर क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में वो लोग ने ये दिया तो उसको एडमिट करना ज़रूरत है। तो अभी हम लोग ने इतना ही पूछा, बोला है कि जो भी है ऐसा कौन सा होटल है जिन्होंने 18 साल की कम उम्र की लड़की है जिसको एडमिट कर वहाँ पे एंट्री दिया, क्योंकि अल्कोहल या 18 साल या 21 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा होटल है जो हम लोग तो ऐसा मांग करते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। और सेकेंड थिंग, डॉक्टर से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट किया है कि ये लड़की लोग को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देके उनको उनके घर पे आराम से कि भेज दिया जाए, ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी जो है।
दिवाली हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है जिसे लोग अपने ख़ानदान के साथ ही मनाना चाहते हैं, ख्वाह वो कहीं पर भी हो। वहीं छठ के मौके पर भी लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। आजकल मुल्क के सभी रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर और दीगर सफरी मुकामात पर मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है, जहां मुसाफिरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खासतौर पर दिवाली और छठ के मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले मुसाफिरों की ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में भी मुसाफिरीन का रश देखा गया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सब्र, तहम्मुल और मोहब्बत से काम लेना चाहिए। हमारा रद्दअमल मोहब्बत का होना चाहिए, नफरत का नहीं, क्योंकि ये नबी का तरीक़ा था और यही अल्लाह का हुक्म है। मौलाना मदनी ने कहा कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने के बजाय अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। हमारा मुल्क जिस गर्दिश के अंदर चल रहा है, हुकूमत से लेकर आम लोग मुल्क के अंदर जिस नफरत की सियासत को चला रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये प्यार और मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने की तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसको समझना चाहिए, अपनी जिंदगी को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत नहीं है कि आप बाजार में लगा करके यहाँ लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस किसी को हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, वो आपकी सीरत अपनी जिंदगी में उतारे, आपकी मुबारक सूरत अपनी सूरत में, ये है मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।